बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ISI के किसी साबिक सरबरा को सजा के बाद मुल्की मंजरनामे पर एक सवाल की गूंज सुनाई दे रही है। क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा ने बानी तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात का एक नया बाब खोल दिया है? जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने, सरकारी राज के कानून की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और शहरियों को माली नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक 4 इल्जामात साबित हुए हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। 15 माह की कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें कसूरवार पाया गया और 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक अदालती कार्रवाई के दौरान फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी जरूरियात को पूरा किया और मुल्जिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम रखने के हक समेत तमाम हकूक फराहम किए गए और मुल्जिम के पास इस फैसले के खिलाफ मुनासिब फोरम पर अपील का हक मौजूद है। हुकूमत इस सजा को आइन की फतह और कानून की सरबलंदी करार दे रही है। ना तो ये किसी हुकूमत की फतह है, ना ये किसी कोई जमात की फतह है, ना इसमें किसी ने कोई खुशी के शादियाने बजाए हैं। ये पाकिस्तान के आइन की फतह है, ये कानून की सरबलंदी का ऐलान है। जो 4 इल्जामात जनरल फैज पे लगाए गए थे वो सारे सच साबित हुए और जनरल फैज को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के एलामिया में यह भी कहा गया है कि मुजरिम की सियासी किरदारों से मिलकर सियासी हंगामा आराई और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिशों समेत चंगी दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है। एलामिया का यह हिस्सा बहुत अहम है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने किन सियासी किरदारों के साथ मिलकर सियासी हंगामा आराई और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कौन सी कोशिशें की? इसी तनाजुर में काबीना के रुकन तलाल चौधरी और बासर सेनेटर फैसल वाडा का बयान भी खासा अहम है। उनका कहना है कि फैज हमीद बानी तरीके इंसाफ के खिलाफ भी सबूत और गवाही देंगे, जबकि बैरिस्टर अकील का कहना है कि बानी तरीके इंसाफ और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का गठजोड़ सामने आ चुका। अगर ऐसा होता है जैसे कहा जा रहा है तो क्या बानी तरीके इंसाफ मजीद मुश्किल का शिकार होने जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पास अब कौन से कानूनी रास्ते हैं? अगर उन्होंने अपील करनी है तो वो किस फॉरम पर होगी? क्या वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सामने रहम की अपील भी दायर कर सकते हैं? इन्हीं तमाम सूरत हाल पर और आने वाले सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उसके साथ साथ आमिर खाकवानी सीनियर तज्ज़ियाकार और माजिद निज़ामी साहब ने। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपसे आगाज़ करूंगा। ये फरमाइएगा, टॉप सिटी स्कैंडल के हवाले से तो हमें देखा कि ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये जो है वो कार्रवाई शुरू हुई और फिर इस कोर्ट मार्शल के अंदर ये तमाम तहकीकात के बाद फैसला किया गया। लेकिन क्योंकि सियासी मंजरनामे से भी बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, आपकी जमात की तरफ से बहुत इस पर बात भी की गई, बहुत से इल्ज़ामात भी फैज हमीद पर थे इस गठजोड़ के हवाले से कि किस तरह इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई की है। सियासी मंजरनामे में जनरल फैज हमीद का किरदार था, तो क्या इसके अंदर कोई सियासी जो राब्ता भी इस्टेब्लिश हुआ है इमरान खान और जनरल फैज हमीद के हवाले से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैज हमीद के हवाले से? शुक्रिया, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदद किया। लेकिन मेरी मालूमात ये हैं कि मेरे पास या किसी भी हुकूमती वज़ीर के पास उतनी मालूमात हैं जितनी आपके पास हैं, या जो ISPR ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जारी की। ज़ाहिर फ़ौज का अपना एक मुरवजा निज़ाम है, अपना एक उनका एहतसाब का तरीक़ेकार है। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में जो बातें बताई कि कुछ सियासी मामलात के हवाले से भी चीज़ों को देखा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा अभी कोई चीज़ है नहीं सामने। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि जनरल फैज़ हमीद पे एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने 9 मई के हवाले से भी मनसूबाबंदी की एक मुनज़्ज़म, उसके अलावा जो वो सियासी मुदाखलत करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने इवन के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से भी उन पर कुछ इल्ज़ामात थे, तो ज़ाहिर उसकी तहकीकात तो होंगी। लेकिन अगर ये आप मुझसे पूछें कंक्रीट में बताऊँ तो मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये बता सकूँ कि आया कि ये जो उन्हें सज़ा हुई है उसमें ये तमाम इल्ज़ामात भी कवर हुए हैं, कुछ इल्ज़ामात रह गए हैं। तो ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त तय करेगा। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि चूँकि उन्हें हो गई है, अब उनकी और उनकी फैमिली के कंडक्ट से मज़ीद चीज़ें जो है वो वाज़ेह होंगी कि आया कि मज़ीद जो उन पे इल्ज़ामात हैं उन पर ट्रायल का आगाज़ किया जाए, या उनको जो है वो ज़ाहिर है इन्हीं 14 सालों में जो है वो बंद कर दिया जाए। तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर है आने वाले चंद दिनों में फैसला होगा। जी
आने वाले दिन इम्पॉर्टेंट हैं यकीनी तौर पर, लेकिन आमिर खाकवानी साहब, बार बार जिक्र किया गया और उन पर जो इल्ज़ाम था और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ा गया, और ख़ुद ये भी दावे किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी जो है इस हवाले से बताते रहे कि उनसे राब्ते में रहे, और ऑन रिकॉर्ड भी ये लोग बताते रहे कि वो इस्लाम दुआ की हद तक राब्ते में रहे, लेकिन संगीन इल्ज़ामात थे। अब ये जो फैसला आया है, एक तो हमें मालूम है कि टॉप सिटी जैसा अगर स्कैंडल होगा और इख्तियारात से तजावुज़ किसी ने किया होगा तो फ़ौज का जो एहतसाब का निज़ाम है वो इस तरह के किसी स्कैंडल को नहीं छोड़ेगा, लेकिन साबिक ISI के सरबरा रहते हुए जिस तरह के पॉलिटिकल उन पर इल्ज़ामात थे और उसके बाद फिर ये तमाम तहकीकात होना, इसके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर आप क्या देखते हैं कि क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं या होंगे? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो शायद बराह दूसरा का असर पड़ता ही नहीं पड़ता, वो तो तब ज्यादा होता कि अगर PTI को लिंक करके या जनरल फैज को सजा जो है, जनरल फैज को, फैज हमीद को सजा मिलती 9 मई के हवाले से। वो तो मेरा ख्याल है अभी तक शायद हुआ ही नहीं, शायद मे भी हो, जैसा भी हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा कि मुझे भी ऐसा लग रहा है सजा काफी सख्त सजा 14 साल की हो गई है, तो उसके बाद शायद मुमकिन है, क्योंकि उसको शायद प्रूव करना भी इतना आसान ना हो। कुछ चीज ऐसी होती है जिनको जरा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है करना, तो वो, लेकिन ये एक DG ISI, एक एक्स DG ISI को बहरहाल एक सजा एक इस लिहाज से तो एक अहम है, और मतलब पाकिस्तान में ऐसी कोई रवायत ही नहीं है, हम तो ऐसी कोई रवायत रखते ही नहीं है कि यहाँ पे ताकतवर लोगों को सजा मिले, तो बहरहाल चलो कहीं से सही कोई एक मिसाल बनी तो सही ना, तो इस पे तो लोग बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो खुद उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया है, तो एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको पावरफुल लोगों को एहसाब हो रहा है, उनको सजा दी जा रही है, सख्त सजा दी जा रही है, क्योंकि ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये चीजें, इन पे करप्शन के, बदनवानी के मामलात उस वक्त भी थे जब ये DG ISI थे, लाहौर के सहाफती हल्कों में भी बात होती थी, लेकिन यार एक तुम्हारे पास प्रूफ भी नहीं होता, दूसरी बात इतनी बातें सेंसिटिव चीजें छाप भी नहीं सकती, मुश्किल होती है, लेकिन एक निजाम फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी का है, वो उन्होंने साबित भी किया है, और उस निजाम ने अपना, ठीक है, वो निजाम साबित भी किया है। मैं माजिद निजामी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये रिवायत जो डाली गई है, अब इससे इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इदारे पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे और आइंदा ऐसा नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा ख्याल है कि 3-4 पॉइंट्स खासे अहम हैं, अगर हम इसको डाइसेक्ट करें और देखें कि इससे क्या हम हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ये दो ऐसे नुकात हैं कि जिन पर मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमारी जो सियासी तारीख है और उसके अंदर जो फौजी मुदाखलत है, उसमें इस चीज को इतना मायूब या काबिल गिरफ्त नहीं समझा जाता था। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और खुशाइंद है, ये 2 पॉइंट्स जो बताए गए हैं, अगरचे उनकी डिटेल नहीं बताई गई, लेकिन अमूमी तौर पर लोग उसको जानते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी के मामलात थे या दीगर मामलात थे। तो ये इसमें मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव बात ये है। दूसरा मसला ये है कि जो उसमें लिंक किया गया है कि दीगर मामलात पर अभी फैसला होना बाकी है या हो सकता है, तो उसमें अब इम्पोर्टेंट ये होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल फैज हमीद के माबैन राब्ते या उन ताल्लुकात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद, ऐसे शवाहिद जो अदालत में काबिले कबूल हों, वो अगर प्रोसिक्यूशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पेश किए जाते हैं, तो ये एक वाकई बहुत बड़ा केस होगा, जिसके अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक DG ISI अपने ओहदों से जाने के बाद भी इस तरह के किसी काम में मुलविस थे। तो ये 2-3 चीजें इसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इसके खासे गहरे असरात मुरत्तब होंगे। एक तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सजा का जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है, ये बहुत खुशाइंद है, और आने वाले दिनों में इस चीज की उम्मीद रखी जा सकती है कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जहां जहां पर भी कोई ऐसी बात होगी वो काबिल गिरफ्त होगी। और बाकी ये कि 9 मई के हवाले से अदालत में जो शवाहिद पेश किए जाएंगे वो इस चीज का तयन करेंगे कि वाकई क्या ऐसे होने जा रहा था, या अदालत उन सबूतों को अगर नहीं मानती या उस पर क्वेश्चन करती है
तो वो फिर एक अलग डिबेट हो। क्योंकि गाहे बगाहे हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले भी हमें ये सुनने को मिला कि कोई फ़ोन बरामद हुआ है और वो तमाम चीज़ें, और किसी ने ज़राए से बताई, किसी ने अपने व्लॉग में बता दी, किसी ने टेलीविज़न पर बता दी ज़राए के मुताबिक उन बातों को रखते हुए। लेकिन वो एक ऐसा हतमी जगह पर पहुँच चुकी है जहाँ पर हमें लगता है कि शायद अब वो सामने आएंगी तो लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, अब क्योंकि तलाल चौधरी साहब और फिर बासर सेनेटर फैसल वाडा साहब, ये दोनों शख्सियात कह रही हैं कि फैज़ हमीद साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे, और इससे पहले माजी में भी ये कहा गया आपकी जमात की जानिब से कि उनकी जानिब से बहुत से ऐसे सबूत सामने आ सकते हैं जिसके बाद इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो क्या वो गवाही देने जा रहे हैं, क्योंकि ये इतलात या ये पैगाम या ये ख्वाहिश या ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन आपकी जमात की तरफ से भी की जा रही है? आपको बात, हालांकि मैंने बयान नहीं सुना था, मैंने आपको कहा ना कि उनका कंडक्ट उनका और उनकी फैमिली का तय करेगा कि उनका मुस्तकबिल में उनके खिलाफ मजीद ट्रायल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इल्ज़ाम तो बहुत हैं और एस्टेब्लिश इल्ज़ाम हैं। तो अगर तलाल चौधरी साहब या वाडा साहब ने बात कही है तो मेरे पास कोई मालूमात ऐसी नहीं है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि चूँकि अगर चीज़ें सारी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और उसमें फैज़ हमीद जो है वो अकेले तो मुजरिम नहीं होंगे, अगर उन्हें सारी चीज़ें बानी तहरीक इंसाफ के कहने पे की या उनकी मुशावरत से की तो लामहला कोई ना कोई मालूमात होगी फैसल वाडा और तलाल चौधरी के पास कि वो ये समझते हैं कि फैज़ हमीद जो है वो गवाही देंगे बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। आपको पता है इस मुल्क में चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज होती हैं और मैं अपने मुंह से कह बैठूं कि जी वाकई जी गवाही देने जा रहे हैं, मेरे पास मालूमात नहीं, वो उतनी है जितनी आपने बताई है जी। लेकिन टाइमिंग हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आमिर खान अकवानी साहब, आप समझते हैं कि इस फैसले की टाइमिंग भी कोई इंपॉर्टेंस है? बल्कि आमिर खान अकवानी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे भी मैं जानूंगा। एक तो माजिद निज़ामी साहब, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से वो इस अरूज तक कैसे पहुंचे, हम जरा चाहेंगे थोड़ा माजी के हवाले से भी बात कर लें, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी उन पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे, फिर जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मूवमेंट चलाई उनको भी उनसे जोड़ा गया, एक तकर्री के हवाले से जो मूवमेंट चलाई उसको भी जोड़ा गया, फिर कहा गया कि ऐसा लगता था कि ठेके पे दे दिए इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मजमूई तौर पर उनका किरदार जो बज़ाहिर मुख्तलिफ बयानात से या मुख्तलिफ एविडेंस से सामने आया वो रहा क्या? जी बिल्कुल, उनकी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसकी वजह यह कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने थे तो उन्होंने अपनी टीम का इंतखाब किया था, और चूंकि जनरल फैज हमीद पहले उनके साथ काम कर चुके थे तो इसलिए फिर उन्हें ISI के अंदर DGC के ओहदे पर उनका तकर्रुर किया था। और चूंकि वो एक इंटरनल विंग का मामला होता है और इंटरनल विंग के पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और अमूमी तौर पर जो सियासी अमूर हैं उनको भी वहीं से देखा जाता है। तो इमरान खान चूंकि उस वक्त उनकी उठान थी और फिर वो बाद में वज़ीर आज़म भी बने, तो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रही और खान ने अपने बहुत से काम जनरल फैज हमीद के सुपुर्द ही कर दिए थे, जिनके अंदर फिर हमने देखा कि इलेक्शन 2018 के बाद से असेंबली के जितने भी अमूर थे, फिर उसके अंदर ये था कि जी वोटिंग पैटर्न्स अगर आपने डिसाइड करने हैं, कोई नहीं मान रहा तो तहरीक इंसाफ इस चीज का तकल्लुफ नहीं करती, उनके मुतालबात सुने, बल्कि इसके लिए उन्होंने ये काम जो है वो इनके सुपुर्द किया हुआ था। MQM की जानिब से बहुत वाशगाफ अल्फाज में इन चीजों को तस्लीम भी किया गया कि इमरान खान हमसे राब्ता नहीं करते थे, बल्कि जनरल फैज हमीद और उनके लोग असेंबली के बिजनेस को चलाने के लिए हमसे बात करते थे। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि उनके लिए नुकसान का बायस इसलिए बनी कि जब भी किसी इदारे की जानिब से किसी भी मुकर्ररा ऑफिसर को कोई हुक्म दिया जाता है तो ये साथ एक तयशुदा असूल होता है कि आपने एक प्रोफेशनल वे में वो काम करना है और उसके बाद उससे जब रोका जाए या किसी और जिम्मेदारी पे आपको फाइज किया जाए तो वहां पे मुंतकिल हो जाना है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। उनकी DGISI शिप जो थी उसके ऊपर बात हुई, फिर उन्हें कोर कमांडर पिशावर के तौर पे भेजा गया, तो ये बात उस वक्त कहीं ना कहीं सामने आती रही कि उनके लिंक्स मौजूद हैं, इस्टेब्लिश हैं, मामलात अभी रुके नहीं हैं और वो अपनी पुरानी पोस्टिंग के हवाले से जो भी चीजें हैं पॉलिटिकल उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए हम इसकी आखिरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी का ऐलान हो गया और जनरल अजहर अब्बास ने और जनरल फैज हमीद ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि
उनकी मुख्तलिफ वजूहात थी। तो जनरल बाजवा अपनी रिटायरमेंट से पहले उनकी सारी की सारी चीजें क्लियर करके गए, क्योंकि जनरल बाजवा को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि मामलात इस हद तक खराब हैं कि जब नए चीफ आएंगे तो उससे पहले पहले इनकी पेंशन के और रिटायरमेंट के जो पेपर्स हैं वो तैयार होने चाहिए और ये अपने ऑफिस में ना हो। तो इस एक स्टेप से आप उस सेंसिटिविटी का अंदाजा कर सकते हैं कि चीजों में कहां तक खराबी थी और उसको जनरल बाजवा बचाने की उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि साल बाद फिर आखिरकार वही हुआ और जनरल फैज हमीद जो है उनके हवाले से कोर्ट मार्शल का ऐलान हुआ, उनकी अरेस्ट हुई और मामला आज यहाँ तक पहुंचा कि उन्हें सजा हो गई। अभी आमिर खान कवानी साहब, सिर्फ मामला अभी तो जनरल फैज तक है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतालबा करती है कि प्रोजेक्ट इमरान को लाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने 2-3 हफ्ते पहले दोबारा इस बात का कहा कि उन तमाम किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो है वो 2018 के अंदर इमरान खान को लाने में मुलव्वस थे। तो आपको लगता है कि इसका दायरा कर वसी हो सकता है? क्योंकि PMLN के कुछ लोग ये भी कहते रहे, मुख्तलिफ जगह पर कह रहे हैं कि कुछ जजेस के खिलाफ भी हो सकती है या कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको लगता है कि यहां पर इसी कार्रवाई के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा या मजीद ये और लोगों को भी शामिल किया जा सकता है बीच में? देखिए, अगर जहां तक है सवाल का कि भाई यानी इसका कभी होना चाहिए इम्कान का, तो वसी करना था फिर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को भी शामिल करें। नवाज शरीफ साहब भी तो प्रोजेक्ट के तौर पे आए हैं, उनको IGI ने जो सारा वो किया है, जनरल हमीद गुल का भी 88 का, उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब का रोल कौन नहीं जानते। थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे तो हमारे भुट्टो साहब भी डैडी कहते थे। बस थोड़ा ये मेरा ख्याल है फुल स्टॉप लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जो होनी थी जनरल फैज हमीद के खिलाफ हो गई है। और जनरल साहब भी अगर जिस तरह अभी शुरू में ये कहा भी मेरे ख्याल में किसी ने साथ में ज़फ़र रहमान साहब ने कहा कि अगर इनके बिहेव इनकी फैमिली जरा अगर वो अच्छा मोहतात रवैया रखेंगे तो शायद मामला आगे मजीद केसेस ना हो। तो मेरा ख्याल है वो भी आगे ज्यादा नहीं हो, जो हो गया शायद में भी अपील में थोड़ा सा कहीं हाई कोर्ट वगैरह में अपील जो होती है इनमें कुछ थोड़ी कम भी हो जाए। तो जनरल मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे पे अमल होगा, क्योंकि मियाँ साहब खुद भी तो फिर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है ना। फिर वो सारी चीजें अगर खुलेंगी तो फिर मियाँ साहब की अपने भी कोई ऐसा कोई इतना साफ सुथरा कोई धुला हुआ दामन नहीं है उनका, उसमें भी काफी दाग है। और हम सबको कम से कम हम जो सहाफी, जो लाहौर के सहाफी जो 30-35 साल से सहाफत में है, हमने सब कुछ देखा है, 90s का भी देखा है, उससे पहले की भी चीजें पता ही है हर एक को। तो मेरा ख्याल है जो चीजें हो रही हैं बस उतना ही रहनी जानी चाहिए। अच्छा, मामला आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा माजिद निज़ाम साहब, अभी वो सारी तारीख आपने बताई जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद के हवाले से, तो 2018 में जो है शहबाज शरीफ साहब से पहले मुलाकात की जाती है और कहा जाता है उसमें जनरल फैज हमीद मौजूद होते हैं उस मुलाकात के अंदर के आप गद्दारी कर लें अपने भाई से, आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं। फिर ये भी कहीं ना कहीं किसी ज़राए से खबर आई थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया था जब आर्मी चीफ बनने की बारी थी कि मैं मामलात को आगे तक लेकर चलूँगा। तो इट वॉज अबाउट इमरान खान या इट वॉज अबाउट द सिस्टम के वो किसी को खुद लाना चाहते हैं? देखिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इसकी डिटेल्स सामने आई थी तो उस वक्त ये चीज बिल्कुल ओपन हो गई थी कि जब जहांगीर तरीन, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान, इन सब की नाअहली डिस्कस हो रही थी और मियां नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो चुके थे। तो फिर मामला ये था कि इमरान खान की और जहांगीर तरीन की नाअहली का केस था। उस वक्त जनरल बाजवा की जानिब से ज़राए के हवाले से ये खबर आई थी कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो फिर दो बड़े रहनुमा तो इलेक्शन में होंगे नहीं, तो इमरान खान को बचाने के लिए फिर किसकी कुर्बानी दी जाए। तो फिर उसमें जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानी दी गई थी और इमरान खान को बचा लिया गया था। वो पूरा जो एक बनी गाला का और बाकी दीगर जो केस था, तो उसको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि एक फैसला किया जा चुका था और वो तमाम चीजें तहरीके इंसाफ की तरफ ही जा रही थी। फिर हमने देखा कि इलेक्शन 2018 में जिस तरह से जनूबी पंजाब के अंदर एकदम शेर का निशान वापस होने लगा था, फिर जनूबी पंजाब के अंदर जो सूबा महाज एक बनाया गया और लोगों ने आके पैकेज डील की तहरीक आपके साथ, वो हमारे सामने है। फिर यह है कि वस्ती पंजाब के अंदर लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो वो पूरी एक कैंपेन थी जो बता रही थी कि हवाओं का रुख मुस्लिम लीग नून के लिए मुवाफिक नहीं है, बल्कि ये सारा कुछ तहरीके इंसाफ के लिए जा रहा है। अब चूंकि इलेक्शन 2024 का मामला बड़ा सरगर्म है,
तो लोग इलेक्शन 2018 को भूल जाते हैं कि उसमें क्या हुआ था। लेकिन वो चीजें भी हमें याद रखनी चाहिए कि उस वक्त भी किस तरह से स्टेप्स वाइज इस चीज को इंश्योर किया गया। और वो उन सब स्टेप्स के अंदर हमें एक किरदार कॉमन जो नजर आता है वो जनरल फैज हमीद का था। अब खाकवानी साहब, सूरत हाल ये कि ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम जैसी सूरत हाल हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उन्हें अपने आप को डिस्टेंस करना होगा इमरान खान से, और जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान बनी उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलना होगा। इमरान खान के बगैर या इमरान खान की रिहाई या मुलाकात को साइड पर रखकर किसी चीज़ पर बात करनी है तो असेंबली में आकर बात करें। तो आपको लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ अरसे के लिए अगर मान लिया जाए तो माइनस हो गए हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उनसे डिस्टेंस इख्तियार कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान, और देखिए मेरी ज़ाती राय में ये बात कहना गलत है, बल्कि एक बड़ी ज्यादती है, न सिर्फ ज्यादती बल्कि बड़ी ज्यादती होगी इमरान खान को अल्ताफ हुसैन से मिलाना। अल्ताफ हुसैन एक फाशिस्ट लीडर थे, बेशुमार किलिंग्स की, कत्ल वारत कराची की सारी किलिंग के वो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं, और एक तवील अरसे से वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे और सारे उनके मामला बहुत अरसे से चल रहे थे। इमरान खान तो मतलब कोई ऐसा मामला नहीं है इमरान खान की किसी आप पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाफ कर सकते हैं। जेल में जो गए हैं उन पे पीटीआई पे दायरे सख्तियां हैं, लेकिन 9 मई वाला वाकया तो है ना, वो कहते हैं कि उस वक्त एमक्यूएम के बानी ने नारा लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ और इधर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई। देखिए 9 मई में इमरान खान तो जेल में थे ना, हिरासत में थे ना, इमरान खान कौन से बाहर थे उस। और ये इवन 9 मई में तो हादी ये हुआ कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब कराची में आगा खान में अपनी बेगम का ऑपरेशन के सिलसिले में है वहाँ पे, और उन बेचारों पे भी डाला हुआ है। और 9 मई केसेस में तो ऐसे हैं कि आलिया हमजा पे और कुछ और लोगों पे एट ए टाइम 4 से 5 शहरों में पर्ची हैं। वो कोई मियावाली में मौजूद है, सरगोदा में केस है, किसी पे क्या है, वो बहुत सारी कमजोर चीजें हैं। और प्लस वो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उन पे हम क्या बात करें, समात हो रही है उन पे वो चीजें। लेकिन बहरहाल अल्ताफ हुसैन वाला मामला नहीं है। इस तरह के केसेस नवाज शरीफ साहब भी बहुत रहे हैं मादी में, बेनजीर भुट्टो पे रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब पे रहे हैं, पीएस पार्टी के और लोगों पे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी, देखिए हमें ये बात बहरहाल मानना चाहिए, एक बड़ी पॉपुलर पार्टी है और सेंट्रिस्ट पार्टी है। ठीक है, उसमें कुछ लोग हॉक्स हैं, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज्यादा खासकर जो बाहर बैठे लोग हैं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो अलग बात है। लेकिन आप देखें ना उनकी जो चेयरमैन है इस वक्त, जो जिसको अपन इलेक्शन कमीशन मान रहा है नहीं मान रहा, वो भी ये भी अलग चीजें चल रही है। बैरिस्टर गोहर वर है, वो बड़ी माकूल और मुतदिल बातें कर रहे हैं। और भी इनमें इत्तेदाल पसंद लोग हैं, बहुत सारे सियासी लोग हैं जो मामला आगे चलाना चाहते हैं। कुछ हॉक्स हैं, लेकिन सियासी लोग भी मौजूद हैं जो मामला को आगे चलाना चाह रहे हैं। असद कैसर वगैरह हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं। अब अगर इमरान खान की कोई अगर हमशीरा जो बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल खातून है, जिनकी कोई पॉलिटिकल ना उनकी पीटीआई में उनका कोई रोल है ना, मेरे ख्याल पीटीआई मेंबर भी नहीं है उनकी हमशीर खान, ये होंगे भी सही तो वो कोई उनका वो अगर वो किसी इंडियन चैनल पे या किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो पीटीआई खाते में नहीं डालना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने या पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने वैसे इंटरव्यू किया है। मैं ये चाहता हूँ, समझता हूँ, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी और पीटीआई के लोगों को मजीद थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी चाहिए। इवन पाकिस्तान पीएस पार्टी और उससे लोगों के साथ बात करनी चाहिए, सिस्टम में रहना चाहिए। लेकिन बाकियों को भी इनको चाहिए सिस्टम में रहने दें। एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पॉपुलर पार्टी है, बड़ा मैंडेट है उसके पास, ऐसा नहीं है कि मैंडेट ना मिला हो। खैर वो सिस्टम में रहने के लिए बातें तो हो रही हैं। वो अशरफ साहब भी कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत दी जाए, हम बात करते हैं इमरान खान से, लेकिन बात यह है कि वो इख्तियार तो नहीं देते इमरान खान किसी को। और फिर जब भी मुलाकात होती है जो कुछ उनकी तरफ से रवैया अपनाया जाता है वो पहले से भी ज्यादा सख्त होता है। हाकवानी साहब देखिए इमरान खान ने, आप खुद बताएं, आप सोचें इस पे, अली मीन गंडापुर को क्यों वज़ीर आला बनाया? अली मीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया इसीलिए गया था कि वो बात करे इनके साथ, कि भाई वो एक पुल का काम करे। ऐसा नहीं है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, वो चीजें चलती हैं। देखिए मुज़ाकरात के कितने दौर चले हैं। पिछले साल आप खुद फैसल वाडा और बहुत से लोग, शेर अब्दुल मरवत और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 24 नवंबर को ये इमरान खान रिहा होने वाले थे। तो उस वक्त मामला चले थे ना, मुलाकातें हुई थी, पूरा प्रोसेस अमल चला था, वो किसी वजह से नहीं हो सका। तो बहरहाल मतलब मैं ये कहता हूं इमरान खान भी लचक पैदा करे। लेकिन खाकवानी साहब हमारी तारीख है ना, अगर आपका आज पलड़ा भारी होगा तो फिर ही मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान पिछले साल 24 नवंबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल और थी, ये पूरे साल के अंदर मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल एक बन चुकी है। निज़ामी साहब, अब सूरत हाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी इमरान खान की अपनी हमशीरा से, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिस पर इमरान खान पर मजीद सख्ती भी आ सकती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद दबाव भी आ सकता है। और साथ ये भी कहा जाता है
कि उसके अंदर गैर मुल्की कुव्वतों से ताने बाने भी जुड़ते हैं, तो यकीनी तौर पर यह तो डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि वो गुफ्तगू उनकी जानिब से सुनी गई या किसी ने सुनकर वहां पर बताई, क्योंकि इमरान खान की हमशीरा ने तो बाहर आकर ऐसी कोई बात अभी तक की नहीं। साथ ये भी कहा गया कि 50% सेंसर्ड हुई है, उनकी बहन शायद भूल गई थी, अगर वो मुकम्मल बात आ जाती मंजर आम पर तो मामला और मुख्तलिफ हो जाता। और आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि इमरान खान सीएम KPK सुहेल आफरीदी के जरिए 26 नवंबर दोबारा पिछले साल की तरह करवाना चाहते थे, सरकारी जराये ये दावा करते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस पर रीथिंक कर रही है या हुकूमत के पास अब मजीद कार्ड्स हैं? क्योंकि पहले पिछले साल 24 नवंबर से पहले तक कहा जाता था कि इमरान खान के पास बहुत से कार्ड्स हैं, वो जब चाहे एक नया कार्ड खेल लेते हैं, लेकिन अब लगता है कि हुकूमत के पास ज्यादा कार्ड आ गए हैं। तो आपको लगता है कि इस टाइम हुकूमत का पलड़ा बहुत भारी हो गया? जी बिल्कुल, हुकूमत का पलड़ा तो भारी है। उसकी कई वजूहात हैं। वो नेशनल असम्बली में, पार्लियामान में बड़े कंफर्टेबल हैं। फिर ये कि 1 साल से तहरीक इंसाफ कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक नहीं चला पाई, तो इसलिए वो इस हवाले से बेफिक्र नजर आते हैं। लेकिन ये जहां तक मामला है इमरान खान की मुलाकातों का, तो बिल्कुल इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब इस चीज से भी हुकूमत को निकल आना चाहिए। ये जो हम गैर मुल्की एजेंट का या गद्दारी का जो एक तमगा देते हैं या एक इल्जाम लगाते हैं, इससे पहले जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो पता नहीं किस किस को उन्होंने गद्दार करार दिया। कई सहाफियों के बारे में उन्होंने प्रोग्राम्स करवाए, उनकी क्रेडिबिलिटी को डिसक्रेडिट करने की कोशिश की। तो इसलिए अब अगर हुकूमत ये चाहती है या राना सनाउल्लाह की जानिब से अगर ऐसी बात की गई है, तो कम से कम मैं उससे इख्तलाफ इसलिए रखूंगा कि ये वो इफेक्ट्स हैं कि जो कहीं पे भी चैलेंज किए जा सकते हैं और आजाद जराए से उन्हें कंफर्म किया जा सकता है। तो इसलिए इन चीजों से गुरेज करते हुए जो सियासी मुखालफत है या इख्तलाफ है उसको बिल्कुल रखना चाहिए। और ये बात भी दुरुस्त है कि अभी चूंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है, खसूसन DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसको एक कैलकुलेटेड रिस्क कहा जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को भी ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर उनका ये मौकफ है कि जी इमरान खान ने बहुत सख्त बातें की थी, तो उनको फिल्टर किया जा सकता था, उनको एडिट किया जा सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस हवाले से बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए थी। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जेल के अंदर हो रही होती हैं, लेकिन उन सबको रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो उससे मामला बिल्कुल खराब है और वक्त लगेगा अब इन चीजों को ठीक होने में। और वक्त क्यों लगेगा? उसकी वजह यह है कि हुकूमत को कोई ऐसा खतरा नहीं है, हुकूमत के पास कोई ऐसे दबाव के मसाइल नहीं है कि तहरीक इंसाफ की वजह से उनको कोई बहुत ज्यादा थ्रेट महसूस हो रहा हो। तो जब हुकूमत कंफर्टेबल है तो वो इस तरह के मसाइल को हल करने में कोई संजीदा भी नहीं हो। तो खाकवानी साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह एक तो बार बार कहा जाता है, सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा इश्क़े इमरान में आया हूं, कोई मूवमेंट उस तरह चली नहीं, फिर कहा गया कि पेशावर जलसे के बाद लाहे अमल आएगा, वो भी कोई नहीं आया, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कहा कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए इमरान खान से, हम मिलकर उनसे बात करेंगे और फिर मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बड़ी दफ़ा ऑफ़र भी कर चुके, ऑन द फ्लोर ऑफ असम्बली भी ऑफ़र कर चुके, लेकिन अब ये सब कुछ तब्दील हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुनज़्ज़म होकर कर पाएगी, कोई मुहिम चला पाएगी? देखिए, बात यह है कि जो पेशावर जलसे का है, मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ ने उसमें सॉफ्ट रिस्पांस दी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पे काफी सख्त हमला किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त जुमला कहा गया था, तो उन्होंने एक माकूल बातें की है, नरम बातें की, सॉफ्ट बातें की, जिसको PTI के अपने लोग तरकीब निशाना बना रहे हैं। इतने तो आपने जो हॉक्स हैं PTI के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कि ये सुहेल आफरीदी ने सॉफ्ट बातें की है, तो मेरा ख्याल है PTI नरम हुई है, खासतौर पर KP हुकूमत बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छी बात है कि अगर वो थोड़ा सा उसको मामले को अगर बाकी देखिए, अपोजिशन पार्टी है, वो बातें कहेंगे, सियासतदान है, सियासतदान तनकीद भी करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें दावे भी करेंगे, अपने कारकुनों में भी उम्मीद पैदा करनी होती है, लॉन्ग मार्च की चीजें बातें बाज़ इस तरह भी करते रहते हैं। प्रैक्टिकली वो मामला देखे NFC इजलास में भी शामिल हुए हैं सुहेल आफरीदी, तो ये चीजों में कुछ लचक पैदा हुई। ऐसा नहीं कि उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI एग्रेशन में नहीं गई उस तरह, उसके बाद कुछ सॉफ्ट हुई है। तो और वो मुलाकात के जो हमशीरा की मुलाकात की बात, उनकी भी जो बातें सामने आई है, वो तो ऐसी नहीं थी जिसे बहुत काबिल इतराज हो, और मतलब इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर चाहे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जरिए सही, क्योंकि हाईकोर्ट के हुक्म है ना मुलाकातों के, वहां पे दरखास्त देकर एक आसानी ये कराया जा सकता है कि हम मुलाकातों की इजाजत देने को तैयार हैं, वज़ीर आला भी मिले, KP के और दूसरे लोग भी मिले, लेकिन ये है कि वहां पे मीडिया टॉक ना करें
और अगर हाई कोर्ट अदालत हुक्म दे देगी तो ये बाउंड हो जाएंगे। और ये तो ये ठीक है, खाकवानी साहब, आपको- क्योंकि यहाँ पे हमें एक वहाँ ब्रेक पे लेनी है, मीडिया ड्राफ्ट ना करें। बहुत शुक्रिया। उज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर खाकवानी साहब और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन हुकूमत ये पहले भी कह चुकी थी, कोर्ट के ऑर्डर्स ये पहले भी थे कि प्रेस टॉक नहीं करनी मुलाकात के बाद, और ये एक वो चीज़ है जिस पर बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिकमत अमली क्या बदलेगी? क्योंकि हुकूमती वुज़रा के जो बयानात हैं उससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि मज़ीद सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कैसे टैकल करती है, ये आने वाला वक्त ही पाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अफगान उलमा की करारदाद के बाद कई खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात ने जन्म लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद क्या अब काबुल को हकीकत का इदराक हो गया है? क्या अफगान हुकूमत को यह एहसास हो गया है कि शिद्दत पसंदों को ढील देना खुद उनके लिए नुकसानदेह है? क्या अफगान हुक्काम अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने को तैयार हो जाएंगे और अफगानिस्तान एक अच्छे हमसाये का किरदार निभाने लगेगा? क्या अफगानिस्तान के अबूरी हुक्मरान और अफगानिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान के ही 1000 उलमा की बात मान लेंगे? क्योंकि अफगानिस्तान के 1000 उलमा ने जो करारदाद मंजूर की है उसमें अहद किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। 2 सफ़ात और 5 नकात पर मुश्तमिल इस करारदाद में कहा गया है कि किसी अफगान शहरी को बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। करारदाद जिस इजलास में मंजूर की गई उसमें तालिबान हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के सरबरा मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी, इखलाकी पुलिस के सरबरा वजीर मोहम्मद खालिद हनफी और आला तालीम के वजीर नदा मोहम्मद नदीम समेत दीगर आला तालिबान हुक्काम भी शरीक हुए। करारदाद के मुताबिक अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंजादा ने भी किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी है, और अगर कोई इसकी खिलाफवर्जी करता है तो यह जायज नहीं है। करारदाद में तालिबान की अबूरी हुकूमत से यह मुतालबा भी किया गया है कि वो बैरून मुल्क जाकर लड़ने वाले अफगान शहरियों को रोकें। लेकिन इसी करारदाद की एक शिक कहती है कि अफगानिस्तान पर हमले करने वाली बैरूनी जारियत के खिलाफ लड़ना एक लाजमी फरीजा और मुकद्दस जहाद समझा जाएगा। यह करारदाद ऐसे वक्त पर सामने आई जब पाकिस्तान के इसरार के बावजूद अफगान तालिबान टीटीपी की कार्रवाइयां नहीं रोक सके हैं, और इसी बुनियाद पर दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी झड़पें भी हुई हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करे, लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस बुनियाद पर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सर्द हैं और सरहदी गुजरगाहें बंद हैं। इससे पहले 2023 में भी ये फतवा सामने आया था जिसमें अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले हराम करार दिए गए थे, और खबरों के मुताबिक ये फतवा खुद अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने जारी किया था। तो क्या अब 1000 अफगान उलमा की करारदाद के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? क्या अब अफगान हुकूमत सरहद पार करके पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोक देगी? अगर इस करारदाद के बावजूद कोई फर्द या गिरोह पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करता है तो क्या अफगान हुकूमत उसे सजा देगी? अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर नाज़रीन बात करने के लिए हसन खान साहब, माहिर अफगान अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब आपके वक्त का। हसन खान साहब, एक तो ये बताइएगा, ये जो करारदाद जो है वो तकरीबन 1000 उलमा की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर मंजूर की गई है, जिसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत नज़र आती है, और जो पाकिस्तान मुतालबा बज़ाहिर तौर पर कर रहा था, जो कि हमने तुर्की में दौर देखा मुज़ाकरात का, या कतर में देखा, या सऊदीया जो दोनों के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ हमें हासिल हो गई और एक रिटर्न तौर पर एक फतवा भी सामने आ गया। और यही अफगान अबूरी सेटअप भी कह रहा था कि हम फतवा जारी नहीं कर सकते, उलमा जारी कर सकते हैं, और उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन क्या इस फतवे के बाद कोई चीज़ हमें बदलती हुई नजर आएगी? क्या जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ से टीटीपी या दीगर कोई ग्रुप करता है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो वो अब हमें रुकता हुआ नजर आएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो 1000 अफगान उलमा जो काबुल यूनिवर्सिटी में उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ से एक डिक्लेरेशन या एक करारदाद जो है ना मंजूर किया, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की 2 किस्म की जो पाकिस्तान की स्टैंड पॉइंट है, एक ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है शिद्दत पसंद ग्रुप्स जो है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बात पूरी दुनिया भी कर रही है कि बल्कि दुनिया वाले तो ये भी कहते हैं कि इसमें अफगान तालिबान की सपोर्ट उनके साथ हासिल है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी है, मॉरल भी है और मटीरियल है। दूसरी बात जो उलमा ने की वो ये है कि जो पाकिस्तान अक्सर कहता चला आ रहा है कि इन शिद्दत पसंद जो तहरीक तालिबान कलदम जो टीटीपी है, इनके साथ जो है ज्यादातर जो फाइटर्स है वो
अफगान नेशनल है। तो ये उलमा का जो डिक्लेरेशन आया है सामने, इसमें ये दो बातें बड़ी वाज़ेह लिखी गई है कि वो अफगान जो अमीर की इजाज़त के बगैर किसी मुल्क जाते हैं और वहाँ पे मुसल्लह कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ये अमीर की बैत के खिलाफ है, यानी और अमीर की इजाज़त के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल पाकिस्तान भी यही चाह रहा था कि एक साइड पे नॉन अफगान अफगानिस्तान की सरजमीन यूज कर रहे हैं, दूसरी साइड पे अफगान जो है वो आके इन मुसल्लह जत्थों के साथ जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद हुई है। लेकिन अगर देखें इसमें तो अफगान तालिबान ने बड़ा जो है कोशिश की है कि अपने लिए ज़्यादा ये जो उलमा के उनके जो पहले 2 पॉइंट्स आप देखें, तो उसमें ये है कि अफगान जितने भी अफगान मुसलमान हैं, यानी अफगान अवाम है, उन पे फ़र्ज़ है, उलमा ने स्टैम्प किया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको ज़्यादातर इल्लीगल या गैर कानूनी या कब्ज़े वाली हुकूमत या रिजीम समझा जाता है, ये इस्लामी भी है और ये शरई भी है और ये जायज़ है। और तमाम अफ़गानों पे ये लाज़िम है कि इस हुकूमत की प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है इस्लामी मतलब है कि फ़र्ज़ है कि इसके लिए काम करे। दूसरा ये कि अगर अफ़गानिस्तान पे किसी ने बाहर से ऐसी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान नहीं, ये जो अमारत इस्लामी कहते हैं, तो उनके खिलाफ भी सारे अफ़गान जो है वो मुत्तहिद होके जिहाद करेंगे। तो ये अफ़गान तालिबान ने मेरी नज़र में उन लोगों ने बड़ा एक शॉट मारा है कि एक तो सारी उलमा को इकट्ठा करके अपनी यानी अमारत इस्लामी की जो जायज़ियत है, यानी ये जायज़ है, इस्लामी है और शरई है, ये फतवा ले लिया है। और दूसरी साइड पे जो फिर इसके बाद जो आमिर खान मुत्तकी का बयान आया है कि हमने जो वादे किए हैं, मतलब है कि अमारत इस्लामी के मशरान, लीडरान या हुकूमत ने जो वादे किए हैं, उसके पूरा करने में हम पे ये फ़र्ज़ है कि हमारी सरज़मीन, अगर हमने वादा किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये नहीं होनी चाहिए और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अब हसन खान साहब, एक चीज यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले जब कहा जाता था टीटीपी के खिलाफ ये जो अबूरी अफगान तालिबान हुकूमत है इसको कार्रवाई करने का, तो ये भी दूसरी तरफ से आप जैसे बहुत से लोग राय रखते थे कि टीटीपी के साथ जब वहां पर अमेरिका मौजूद रहा तो टीटीपी ने बड़ा सपोर्ट किया और इस वजह से भी वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और वो एक पुराना बॉन्ड चला रहा है। तो ये मैसेज टीटीपी को भी दिया गया जो है वो अबूरी सेटअप की जानिब से उलमा के थ्रू, और क्या वाकई अगर टीटीपी वहां से पाकिस्तान में कार्रवाई करता है तो क्या ये तालिबान हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि मेरा भी वही मौक़िफ़ है कि टीटीपी के खिलाफ अमारत जो है कोई मौसर कार्रवाई करेगी। द रीज़न इज़ कि टीटीपी हो गया या दीगर जो मुसल्लह तंजीमें हैं, जो टेरर नेटवर्क से या सिंडिकेट से, वो अफगान तालिबान के लिए एक करेंसी के तौर पर है। वो ना सिर्फ ये कि अपनी आवाम को भी इन तंजीमों के जरिए, इन ग्रुप्स के जरिए जो है कंट्रोल करते हैं, बल्कि बैरूनी दुनिया, रीजनल कंट्रीज पे भी दबाव डालने या अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उनके पास एक हमेशा जो है, अगर आप तारीख देखें, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देखें, मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त बयान है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि ये वादे करते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि अफगान तालिबान ये वादा करते हैं, इससे पहले भी ये वादा करते हैं, लेकिन फिर ये मुकर जाते हैं। ये अपना वाला हिस्सा तो पूरा कर देते। देखिए, अमेरिका के साथ दोहा में मुआहिदा हुआ है, जो इनके मफाद की बातें थी वो सारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा ना ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन गई, ना अपोजिशन के साथ इनका रवैया बदला, ना खवातीन के हवाले से इनकी पॉलिसी बदली, ना जो है हुकूमत में दीगर जो मतलब इंसानी हकूक के हवाले से या हुकूमतदारी के हवाले से इनकी पॉलिसीज बदली है। वहां पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनका जो फायदा होता है वहां पे ये बड़े तेज होते हैं। तो मैं अभी भी समझता हूं कि मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान या अमारत इस्लामी जो है टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। ये जो फितवा है, इसमें जो 3 पॉइंट्स है जो कि अफगान तालिबान या अमारत इस्लामी के फायदे के हैं, उनको ये एक्सप्लॉइट करेंगे। अफगान अवाम को यही बार बार कहा करेंगे
कि उलमा का फतवा है कि इस हुकूमत के साथ दे, इस हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, करे। अब ये सारी आपने बात की, इसके साथ अगर नहीं करनी थी कार्रवाई, आपने 2023 का हवाला भी दिया, तब भी एक फतवा आया था और उसके बाद भी देखा कि हालात उसी जगह मौजूद हैं, और फिर हमने दोहा मुआहिदा भी देखा, उसके बावजूद हालात वही मौजूद थे। लेकिन अगर इस बार भी ये फतवा देने के बाद कार्रवाई नहीं करनी थी तो फिर इतने लंबे मुज़ाकरात क्यों किए गए? फिर क्यों यकीन दहानी कराई गई कि हम नहीं कर सकते, उलमा कर सकते हैं? उलमा ने दिया तो फिर उस पर बयान दे दिया कि अगर आप कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर अचीव क्या करना चाह रहा है तालिबान की अबूरी सेटअप वहां पर? इस चीज से अचीव क्या कर सकता है और क्या करना चाह रहा है? देखिए, इस वक्त तालिबान को कई फ्रंट पे जो है मसाइल का सामना है। एक तो यह है कि इंटरनली उनकी जो लोग अवाम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। एक जायज़ हुकूमत, एक लेजिटिमेट हुकूमत, अभी तक लोग इनको तस्लीम नहीं कर रहे। वन, इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन अगर रीजनल कंट्रीज है, ताजिकिस्तान को मसला है, तुर्कमेनिस्तान को मसला है, ईरान को मसला है, क्वाड्रिलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस शामिल है, उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। सिगार की तरफ से बयान आया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यहाँ तक कि डेनमार्क के सफीर ने भी वही बात की जो पाकिस्तान कर रहा है। रूस के जो नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी है, उसकी जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है मैगजीन में, उसको अगर आप देखें तो सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है इस खित्ते के लिए और फिर लार्जर, क्योंकि जितने भी टेरर सिंडिकेट्स है वो सारे जो है अब अफगानिस्तान की तरफ आ रहे हैं। अब एक साइड से अफगान तालिबान पे इंटरनल प्रेशर है, दूसरी साइड पे एक्सटर्नल प्रेशर। इंडिया के अलावा कोई और मुल्क नहीं है जो इनको सपोर्ट करे किसी इंटरनेशनल फोरम पे या इवन रीजनल फोरम पे। तो अब यहाँ पे इन्हें बड़ा सियासी स्ट्रोक मारा है कि मजहब का इस्तेमाल करके ये अपने सियासी मकासद जो है उसको मजहबी जामा पहनाएंगे। अंदरूनी तौर पर पहला जो महाज है उनके लिए कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो जायज होने का, शरी होने का, इस्लामी होने का सर्टिफिकेट इन लोगों ने हासिल कर दिया। और लोगों पे ये लाजिम का अभी ये प्रोपेगेट करेंगे कि ये लोगों पर फर्ज है कि मौजूदा जो अमारत इस्लामी है इसकी हिफाजत करे, इसके साथ खड़े रहे और इसको जो है दवाम देने के लिए। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट चीजें हसन खान साहब, एक तो आपने कहा कि ये लोगों पर नाफिज करेंगे, एक इंटरनेशनल प्रेशर का आपने खुद जिक्र कर दिया और मैं जरा आगे जाके आपसे जानता हूं कि इंटरनेशनल के साथ साथ जो इंटरनल प्रेशर है वो किस हद तक है और क्या है। लेकिन अगर ये कार्रवाई करते हैं, टीटीपी अगर पाकिस्तान में या किसी और जगह कार्रवाई करती है और खासतौर पर टीटीपी पाकिस्तान में कार्रवाइयां करती है, पाकिस्तान के अमन को खराब करती है, और तालिबान का अबूरी सेटअप उसके खिलाफ कोई काम करता है या कार्रवाई करता है, तो फिर वहां पर मंजरनामा क्या होगा? देखिए, मैं नहीं देखता हूं कि ये टीटीपी के खिलाफ जो है ये कार्रवाई करेंगे। ये डिनाई करेंगे और ये फ्लैट डिनाई करेंगे कि ना टीटीपी इधर है, ना टीटीपी की क़यादत इधर है, कि जिस तरह अभी तक वो डिनाई कर रहे हैं। अभी तक जिस फोरम पे वो जाते हैं, देखिए ये तो फिर लेकिन हसन खान साहब, फिर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगर बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो फिर इसको जस्टिफाई क्या करेंगे कि किसने किया वो हमला? देखिए, जिस तरह अभी तक हो रहा है, अभी तक तो तालिबान ने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तो सारे के पाकिस्तान ने जितने उनके हाइडआउट्स मारे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें सिर्फ खवातीन और बच्चे ही शहीद हो जाते हैं। कभी अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान ने टारगेट किया है तो कभी आपने नहीं देखा हो कि उसमें कोई मर्द भी जो है ना मारा गया है, सिर्फ खवातीन और बच्चे ही शहीद हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रॉब्लम है कि जब तक मैं जो पाकिस्तान की जो वजारत खारिजा की स्टेटमेंट है, मैं समझता हूं कि ये बड़ी वैलिड स्टेटमेंट है कि जब तक ये इन राइटिंग में तहरीरी गारंटी ना दे कि हम ये काम रोकेंगे, ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तब तक मैं समझता हूं ये सिर्फ टाइम बाय। और आप समझते हैं कि ये जो फतवा आया, ये वो तहरीरी जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये उसको मुकम्मल करता है, या अभी भी मजीद चाहिए होगा कि बांगे दोहल एक्सेप्ट करे तालिबान का बुरी सेटअप के इसी तरह का एक लेटर वो भी लिख कर दें? मेरे ख्याल में ये जो उलमा का जो फोरम इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है क्योंकि ये सऊदी अरब में जो टॉक्स हुए थे तो सऊदी अरब ने उनको कोई इस तरह मशवरा दिया हो कि ये डेडलॉक से निकलने के लिए जो है पहले उलमा के पास जाए और मजहबी जो क्लर्जी है या जो मौलवी है या मजहबी लोग हैं, उलमा और मशाइख है, उनसे आप एक सपोर्ट हासिल करें। तो इससे हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान का भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो बयान आया वो बिल्कुल क्लियर आया है
पाकिस्तान का बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि हम इसको वेलकम करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मजहबी लोगों को भी ये रियलाइज हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यहां तक पाकिस्तान ने इस बयान को मुस्बत करार दिया है। लेकिन इससे आगे कि इस पे अमल होगा, कहते वी आर नॉट श्योर। हम तब श्योर होंगे जब ये बयान जो है ये सरकारी बयान नहीं है, ये उलमा, जिस तरह हमारा एक जरगा हो जाता है, एक एपीसी हो जाती है, उसमें से एक स्टेटमेंट आ जाता है। ये जो है ये तो अब तालिबान बड़े श्रूड है, बड़े स्मार्ट है, वो तो कहेंगे कि उलमा ने ये कहा जिस तरह मैंने कहा। लेकिन जहां तक टीटीपी वाली बात है या दीगर तंजीमों, अकेले टीटीपी तो नहीं है, एटीआईएम है, आईएमयू है, टीआईपी है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, जुंदुल्लाह है, ये ईरान के आईएसआईएस है, अलकायदा वगैरह है। तो ये किसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे? इन्हें तो अफगानिस्तान में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि अब भी मिडिल ईस्ट से, ये रिसेंटली जो स्टेटमेंट आया था रशिया के जो उसके ऑफिस से, वो कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में जितने उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमन, चाइनीज या अफगान जो मिलिटेंट्स गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं, वापस अफगानिस्तान में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मुझे तो कोई अल्लाह करे कि मैं गलत हूं और अफगान तालिबान जो है इस हकीकत को रियलाइज अच्छा, एक अब ये चीज, इसके अंदर एक और चीज भी है कि आपको लगता है कि इंटरनली तालिबान खुद थ्रेट फील कर रहे हैं कि ये भी बताया जाता है कि तालिबान के अगेंस्ट जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी तंजीमें, वो भी यकजा हो रही हैं। दूसरी तरफ अब जैसे रशिया का जिक्र किया तो रशिया ये भी तस्लीम भी करता है कि ठीक है, जैसा भी सेटअप है उनकी अपनी हुकूमत है। तो क्या रीजनल सतह पर दीगर ममालिक, जिसमें भारत का इन्फ्लुएंस आप जिक्र कर चुके हैं, और दीगर ममालिक जो आसपास के पड़ोसी हैं, वो कोई इन्फ्लुएंस रख सकते हैं तालिबान की हुकूमत कायम होने में, और फिर उनके अगेंस्ट जो फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, ये अभी रिसेंटली एक अमेरिका का एक बड़ा जर्नल है डिप्लोमेट, उसमें एक आर्टिकल भी आया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ ये मसला नहीं है कि उनकी कैपेसिटी का इशू है, उनकी विल का भी मसला है। वो चाहते भी नहीं है कि एक्शन ले ले। कैपेसिटी तो फिर भी हो जाती है अगर वो चाहे। उससे मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान जो कह रहा है कि जो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब है, अमीर जो इस वक्त है अमारत इस्लामी के, अगर वो हुक्म करे कि ये काम ना हो, जिन लोगों ने उनकी बैत की है वो अफगानिस्तान से या किसी दूसरे मुसलमान मुल्क में ये कार्रवाई ना करे, तो मेरे ख्याल में हो सकती है। लेकिन अभी तक इसी हवाले से वहां से कोई कमिटमेंट नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर अफगान तालिबान पे इस वक्त पाकिस्तान जो है अकेला लगा हुआ है, प्रेशर डाल रहा है, जिस तरह आज वजीर आजम ने अशकाबाद में बात की है कि अफगानिस्तान से, आज ये स्टेटमेंट उसका आया है कि अशकाबाद में जो कॉन्फ्रेंस है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ रही है जो कि इस खित्ते को और दुनिया की अमन के लिए खतरा हो सकता है। आलमी बिरादरी को सामने आना चाहिए। अभी तक आलमी बिरादरी सिर्फ बयानात तक उनकी जो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, यूएन में भी स्टेटमेंट आ जाते हैं, इस तरह ग्रुप्स में आ जाते हैं, एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आ जाते हैं। लेकिन अच्छा, कोई हसन खान साहब, बयानात के अलावा आलमी बरादरी कर क्या सकती है, एक चीज, और दूसरा क्योंकि आपने कहा कि इंटरनल प्रेशर है, वहां पर तिजारत बंद रही, जो 20 साल की जंग रही वहां पर, अमेरिका वहां पर मौजूद रहा, तो बहुत से अफगानी बाहर गए, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, वो भी वापस आके देखते होंगे कि हमारे मुल्क के हालात क्यों खराब हैं और पूरी दुनिया कहां पर खड़ी है। तो आपको लगता है कि ये तमाम इंटरनेशनल प्रेशर है, और इसको हम मुतअद्दिद जगह देख भी चुके हैं कि इंटरनल प्रेशर भी है, उसके बावजूद क्यों नहीं चाहते अफगान का बुरी सेटअप के उनके मुल्क के अंदर कोई तब्दीली हो या ठीक हो चीजें, जैसी अवाम भी चाह रही है और पूरी दुनिया भी चाह रही है, वो क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, ये जो तालिबान की जो हुकूमत है ना, ये अमारत इस्लामी है, ये अमारत अफगानिस्तान नहीं है। मतलब ये है इनके एजेंडे में ये जो वेलफेयर वाला अवाम की मतलब इनका ख्याल रखना, उनकी वेलफेयर, सेहत के हवाले से, तालीम के, देखिए उसका ये जो फैसला है कि इस वक्त जो है 15 तकरीबन 1,50,00,000 के करीब या 15 मिलियन खवातीन जो है, जो कि स्कूल गोइंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या स्कूल उन पे तालीमी पाबंदी है, उन पे काम करने की पाबंदी है। तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि जब एक रिजीम जो है अपने लोगों पे तालीम हासिल करने, हुनर सीखने या कारोबार करने की पाबंदी लगाते हैं,
तो वो क्या दूसरों का जो है, तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो अफगान उनको ये जो उलमा का जो फोरम यूज किया गया है, ये सिर्फ अपने आप को जो है लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए किया गया है। इट्स नॉट, तो यहाँ से एक प्रेशर वो डाइल्यूट करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर में ये तब बन सकता है जब एक कलेक्टिव अप्रोच से जो है सब, मतलब है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, रूस वगैरह जो रीजनल कंट्रीज है या जिनके जो पड़ोसी है, ये सब मिलके एक इकट्ठे होके एक प्रेशर डाले एक ग्रुप की सूरत में, फिर हो सकता है। लेकिन अभी आप देखें ईरान जो है मौके से फायदा उठा रहा है। ईरान को पता है कि पाकिस्तान के रास्ते बंद हो गए हैं, तो सारा तिजारत वाहिद अपना ईरान की साइड पे। तो इस वक्त ईरान का आप रोजाना देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऑफिशियल या काबुल में होता है या काबुल वाला जो है तेहरान में होता है। तो उनके लिए तो ये एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह इंडिया जो है उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए सारे, अभी कल जो आपने सुना होगा कि यूएन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, उसने पाकिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान की फेवर में जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की है। तो अब असल में दुनिया को या रीजनल कंट्रीज को अभी तक ये एहसास नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अफगान अमूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।